नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया गया। तो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। पूरे देश ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। पीएम मोदी ने भी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंच करके लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई बड़े नेता, राजनेता, कई बड़ी हस्तियां, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन सभी लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। निधन पर 2 दिन का शोक भी रखा गया है। पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत रत्न स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता जी को सभी ने ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट हर माध्यम से सुना है। दशकों तक अपनी आवाज से दिल पर राज किया है उन्होंने। आज भले ही लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनके गाए गीत दशकों तक हमारे लिए अमर रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी कहते हैं। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना अलग मुकाम बना रखा था। स्वर्गीय दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता जी हमेशा से ही ईश्वर की ओर से दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। साल 1942 में लता दीदी के पिता की मौत हो गई। इस दौरान वे केवल 13 साल की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपनी जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता दीदी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की
सबसे मजबूत महिला बना दिया था। कांटों से भी निभाना। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को उत्साह मिला। लता जी ने खुद को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। गजलें रही हों या रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों का राग, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। बीते कुछ दिनों से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत नाजुक बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी लता जी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। बता दें कि गायिका को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता मंगेशकर 92 साल की थी। इस बीच देश भर से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और दुआएं की जा रही थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। देश उनके कार्य, उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का निधन देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। दुख के सागर में डूब गया है। लता जी का निधन देश और समाज की अपूर्णीय क्षति है। लता जी के द्वारा जो तमाम, चाहे गीत, संगीत, चाहे भक्ति गीत, चाहे राष्ट्रभक्ति के गीत, वह सदा हर देशवासी के कानों में गूंजते रहेंगे। वह इस धरा से जरूर गई हैं, लेकिन वह सदा अमर रहेंगी, अजर रहेंगी। और उनके प्रति जो देशवासियों का आदर भाव है, सम्मान भाव है, वह कभी कम नहीं होगा। वह भारत रत्न थी। भारत रत्न स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वर्ण कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। इसी के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर मंत्री सुरेश खन्ना ने लता मंगेशकर के निधन को लेकर के दुख जताया और कहा कि पूरा देश दुखी है, क्योंकि लता जी जैसी गायिका देश ने खो दिया। लता मंगेशकर जी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है और उनको भारत रत्न भी इसीलिए दिया गया था। आज हम सभी शोकाकुल हैं, इसीलिए घोषणा पत्र वाला कार्यक्रम आज स्थगित कर दिया गया। जल्दी ही तिथि घोषित की जाएगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण, जो कि 23 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वायनाड से सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है।
सियासत जंग में चुनावी दौरा करते हुए 3 दिनों में दूसरी बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के साथ जनसभा की। इस जनसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अपनी सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को नौकरियों में छूट मिलेगी। आगरा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले उद्योगपतियों को 100 से 200 करोड़ रुपए तक सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही साथ सेना में यूपी के नौजवानों के लिए भर्ती कराने का प्रावधान किया जाएगा। प्रत्याशी डॉक्टर, मैं सबसे पहले और जब समाजवादियों की सरकार आई है, मुझे उम्मीद है कि एतमादपुर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी निराश हो चुकी है। बीजेपी के पास महंगाई का जवाब नहीं है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है उसका जवाब नहीं है, बिजली उत्पादन की नहीं, किसान आज दुखी है, आय दोगुनी नहीं हुई, उनके खेतों को रखवाली करनी पड़ रही है। इधर जो बड़े बड़े आयोजन हुए कोई कारखाना उद्योग नहीं लगा है, इसलिए जनता को उम्मीद अब समाजवादियों की। और जब समाजवादियों की सरकार आई है, हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं। छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम चुनावी दौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कुशीनगर जनपद के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सियासी दौर में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद में उनके आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आरपीएन सिंह का जगह जगह ढोल नगाड़ों से और फूल माला पहना करके जोरदार स्वागत किया। यूपी के वृंदावन में महाराज कृष्ण कन्हैया जी का बड़ा बयान सामने आया। लोगों को संबोधित करते हुए महाराज कृष्ण कन्हैया ने कहा कि फिर से धर्म की स्थापना और राष्ट्र निर्माण करने वाले प्रत्याशियों को ही वोट करना चाहिए। हम संत हैं, हमें राजनीति या पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, मगर ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि चुना गया राजा धर्मात्मा और राष्ट्रीय भक्त हो। नमस्कार मित्रों, आज हमारे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चला हुआ है
और सभी पार्टियां अपनी अपनी गतिविधि में लगी हुई हैं। कुछ समय से कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, हमसे फोन के माध्यम से भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ पत्रकार बंधु भी हमसे आके प्रश्न करते हैं, कहते हैं कहां वोट करें, किसको वोट करें। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है। निवेदन यह है कि वोट डालें अपने विवेक से, और विवेक लगाना है हमें कहां लगाना है कि जो राष्ट्र की बात करे, जो सनातन धर्म की बात करे, जो राष्ट्र निर्माण में अपने जीवन को खपाए, हमें उसके हाथों को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। हम अपना निजी स्वार्थ ना देखें, हमें ये देखना है कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में कौन अपने जीवन को खपा रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जब राष्ट्र बचेगा, जब धर्म बचेगा, तो हम बचेंगे। कुछ लोग राष्ट्र को तोड़ने का ही कार्य कर रहे हों, कुछ लोग धर्म को नष्ट करने का ही कार्य कर रहे हों। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो हम कहां से बचेंगे। तो इन सब चीजों का हमें चिंतन करना है, हमको मनन करना है। हमें अपने विवेक के द्वारा अपनी वोट का सदुपयोग करना है। वोट हमारा जो मत है, हमारा मत राष्ट्र के निर्माण में कार्य आना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस दौरान वृंदावन के संत राहुल कृष्ण जी महाराज ने एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट तो राम मंदिर निर्माण करने और धारा 370 हटाने वालों को ही मिलना चाहिए। महाराज जी, जैसे यूपी में चुनाव है आजकल जी, तो लोग असमंजस में हैं कि वोट कहाँ दें, तो इस पे आपका क्या विचार है? हमारा तो यही विचार है, क्योंकि जो राष्ट्र हित में काम करता हो, जो हमारे देश हित में काम करता हो, जो गावो विश्वस्य मात्रा, जो गायों की रक्षा करता हो। क्योंकि भगवान भी कहते हैं विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निदीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपार। क्योंकि भगवान राम ने अवतार जो लिया, हमारे गायों को लिया, ब्राह्मण के लिए लिया, और हम सबके लिए अवतार, नाना प्रकार के अवतार लेकर के भगवान धराधाम पर आते हैं। मेरा ये विचार है। बाकी तो ये वोट का जो दर्शन है, जो हमारे राष्ट्र हित में काम करता है, गौ माता का दर्शन कराता है, बड़े आदमी बचाता है, या राम का प्राकट का दर्शन कराता है। मेरा कोई कांग्रेस या बीजेपी से ऐसा कुछ नहीं है। तभी भी जो काम श्री योगी महाराज जी ने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ये कहना है, क्योंकि जो काम हम लोग देख रहे हैं सदियों से, जो 10-10 साल से नहीं हुआ, वो इस बीजेपी सरकार ने आकर के श्री योगी जी ने काम को कराया। हमारा यही मानना है, थोड़ा कहना बहुत समझना। बाकी तो वोट का तो लोग अलग अलग चर्चा है, कांग्रेस है या भाजपा है, वो अपनी जगह ठीक है, पर हमारा ये मानना है जो भी राष्ट्र हित में बात करे, हमारी वोट वहीं जानी चाहिए। और जो हम सबकी रक्षा करने के लिए, गौ और सर्वधर्म है, गौ माता की रक्षा करने के लिए, जो हमारे यहाँ जो राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए, ऐसा हम सबको वरदान है, ऐसा हम सबकी इच्छा भी है। तो ये जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। श्री योगी जी ने जो किया है, मुझे लगता है शायद कोई कर पाए। तो ये हमारी वोट श्री बीजेपी को ही जानी चाहिए। हमारे योगी जी आकर के इस यूपी में आकर के दर्शन कराएं और गौ माता का खूब लाभ प्राप्त हो, ऐसा मेरा मानना है।
उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 और डिग्री कॉलेज को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने के आदेश जारी किए गए। प्रदेश में कोविड के आंकड़ों के कम होने के साथ ही स्कूल प्रदेश के कॉलेज के संचालन पर योगी सरकार ने विशेष आदेश जारी कर दिए हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।